Project Tiger. Tiger is one of the key wildlife species in the faunal web. In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1,827 from an estimated 55,000 at the turn of the century. कि इतना उसमें कम हो गया. The major threats कि क्या क्या problems हुई, ये population इतना कम क्यों हुआ, are like पोचिंग फॉर ट्रेड, इलीगल जो हंटिंग किया जाता है, श्रिंकिंग हैबिटेट, उनका हैबिटेट खत्म होता जा रहा है, प्रे नहीं मिल रहा है, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सेट्रा. फिर टाइगर्स का स्किन का ट्रेड होता है, उनका बोन्स का मेडिसिन में और कई जगहों पर उनका यूज़ किया जाता है. सो दीज ऑल आर द रीजंस ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ दैट स्पीशीज. Since India and Nepal provide habitat of about 2/3 of the surviving tiger population, इंडिया और नेपाल में ही 2/3 पॉपुलेशन है टाइगर की जो फाउंड है इंडिया और नेपाल में. वर्ल्ड्स दीज टू नेशन बिकेम प्राइम टारगेट फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन इसीलिए ज़्यादा क्राइम टाइगर से रिलेटेड जितने बाई है वो यहीं होता है. Project Tiger, one of the well-publicized wildlife campaign in the world, was launched in 1973. Initially, it showed success as the tiger population went up to 4,002 in 1985, 4,334 in 1989. But in 1993, the population of the tiger had dropped to 3,600. There were 39 tiger reserves in India covering an area of 32,137.14 square kilometers. Remember the figure. Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save an endangered species but with equal importance as the means of preserving biotypes of sizable magnitude. इसका ये मतलब हुआ कि एक बायोटाइप ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड. इसका मतलब ये होता है कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हर चेन से जुड़े हुए जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनका रेशो, उनका परसेंटेज प्रॉपर होना चाहिए. अगर चेन से एक भी लेफ्ट होता है या एक के भी साथ प्रॉब्लम आता है तो ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आएगा. आप समझ रहे हैं ना, जो कौन सी चेन होती है, फूड चेन होती है, तो यही प्रॉब्लम है. तो इनका जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए. अगर उससे कम या उससे ज़्यादा हो जाती है या कहीं पर भी बैलेंस खराब होता है तो इसका इफेक्ट सब पर होगा. तो इस इफेक्ट को दूर करने के लिए, बैलेंस को खराब होने से बचाने के लिए एफर्ट्स लगाने कंपल्शन है. ओके, नाउ लाइक कॉर्बेट, इसके लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं. कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व्स इन आसाम, पेरियार टाइगर रिजर्व्स इन केरला आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया. सो रिमेंबर ऑल द नेम्स. The conservation projects are now focusing on biodiversity rather than on a few of its components. सब पर फोकस करता है. पहले लिस्ट में खाली एनिमल्स पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता था, बट धीरे धीरे प्लांट्स को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, तो अब उन प्लांट्स को भी इस लिस्ट में ऐड किया जा रहा है. देयर इज़ नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स. इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग. इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 and 1986, several hundreds butterfly, moth, beetles and one dragonfly have been added to the list. मतलब नॉट ओनली बिग एनिमल्स, बस छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी ध्यान दिया जा रहा है, उनको भी एक कंजर्वेशन की लिस्ट में ऐड किया जा रहा है. और 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट्स को की 6 स्पीशीज़ को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया. मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा सब पर ध्यान फोकस किया जा रहा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, कि उसका भी वही हो रहा है कि वो भी एंडेंजर्ड होने की कगार तक पहुंच चुका है. ब्रिंक, उस लास्ट स्टेज तक वो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पहुंच रहा है.
types and distribution of forest and wildlife resources. Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them. इनके लिए इनिशिएटिव हमने स्टार्ट तो कर लिया, बट मेन प्रॉब्लम होता है इनको मैनेज करना, इनको कंट्रोल करना, जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी प्लानिंग हम करते हैं उन सबको रेगुलेट करना, ये सब को ध्यान रखना, उन पर वॉच रखना, टाइम टू टाइम कंपल्शन होता है. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government department. These are classified under the following categories. तो किस किस के अंडर कौन कौन से फॉरेस्ट आते हैं? Reserved forest. More than half of the total forest land has been declared reserved forest. Reserved forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. तो यहाँ पर reserve forest होता है जहाँ पर किसी को भी enter नहीं होने दिया जाता है, ये उसी wildlife या उसी forest के लिए reserve रखा जाता है. Next is protected forest. Almost 1/3 of the total forest area is protected forest as declared by the forest department. यहाँ जनरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज़्यादा रोल प्ले करता है. दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन. तो ज़्यादा इनमें खुदाई नहीं की जाती, ज़्यादा इनको किसी तरह का कोई डैमेज और नहीं किया जाता. अनक्लास्ड फॉरेस्ट. These are other forests and wastelands belonging to both government and private individuals or community. तो यहाँ पर मतलब सबको बिलोंगिंग है, सबकी बिलोंगिंगनेस होती है. यहाँ पर किसी के लिए प्रोटेक्ट नहीं होता है, किसी के लिए रिजर्व नहीं होता है. इट इज़ ओपन फॉर ऑल, सब इसका यूज़ करते हैं. Reserved and protected forests are also referred to as permanent forest estates maintained for the purpose of producing timber and other forest produces. Okay, तो ध्यान रखो क्या क्या चीज़ों के लिए इनका यूज़ करते हैं. and for protective reasons. मध्य प्रदेश has the largest area under permanent forest constituting 75% of its total forest area. जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट. उनका रिजर्व्ड फॉरेस्ट है. वेयर एज बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. तो इस तरह से ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रखे गए हैं. All northeastern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by local communities. और यहाँ पर local communities इन सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और कई पार्ट्स ऐसे गुजरात के हैं जहाँ पर लोकल जो कम्युनिटीज़ है वो सारे इन प्लेसेस को, इन फॉरेस्ट को मैनेज करती हैं. ठीक है, तो वहाँ इनका भी रोल ज़्यादा होता है. Now community and conservation. Conservation strategies are now new in our country. We often ignore that in India, forests are also home to some of the traditional communities. हम ये भूल जाते हैं, पहले जहाँ सारे जितने ट्राइब्स वहाँ रहते थे, धीरे धीरे लोग वहाँ घुसते चले गए, वहाँ उनको हटाते चले गए. तो हम ये भूल जाते हैं कि कई ऐसी कम्युनिटीज़ थी, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ थी, जहाँ पहले वही लोग रहते थे. धीरे धीरे टाइम टू टाइम फॉरेस्ट कट होते चले गए. विद द स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, वो सब ट्राइब्स वहाँ से हटते चले गए. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitat along with government officials, recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. तो मतलब वही है कि आज भी local communities अपने उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है. In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. तो विलेजर्स किसका अपोज कर रहे हैं? माइनिंग यहाँ नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम होगा तो सारे एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होगा, पूरा फॉरेस्ट, पूरा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रॉब्लम होगा. In many areas, villagers themselves are protecting habitat and explicitly rejecting government involvement. तो कई जगह तो क्या होता है, विलेजर्स खुद ही इतने एक्टिव है कि वो ही कहते हैं कि हम ही अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर लेंगे, वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectare of forest as the Bhairodev Dakav Sanctuary
declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachments. तो अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, उसके 5 विलेजेस ने क्या किया है, 1200 जो हेक्टेयर का फॉरेस्ट है एज द भैरोदेव डाकव सेंचुरी, तो उसके नाम से डिक्लेयर कर रखा है, वही सेंचुरी के नाम से डिक्लेयर कर रखा है। और वहाँ पर उनके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, वहाँ पर किसी तरह का हंटिंग नहीं किया जाता और प्रोटेक्ट कर रखा उन्होंने वाइल्ड लाइफ को। तो इस तरह से उन्होंने खुद ने ही ये सारे स्टेप्स, और आउटसाइड एनक्रोचमेंट के वहाँ पर कोई भी बिना परमिशन के एंटर नहीं हो सकता, कोई खुदाई नहीं कर सकता, माइनिंग नहीं कर सकता। तो इस तरह से उन लोगों ने अपने एफर्ट्स लगाकर उसको पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है। सेक्रेड ग्रोव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। Nature worship is an age-old tribal belief based on the premise that all creations of nature have to be protected, कि सबको हमें protect करना चाहिए। Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves, the forest of god and goddesses। तो कई लोग मतलब वही है ना, पूजा करते हैं कि यहाँ सबको protect किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। These patches of forest or parts of large forests have been left untouched by the local people and any interference with them is banned। तो मतलब वहाँ ऐसे किसी को भी जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो यही माना जाता है कि ये यहाँ पर गॉड गॉडेसेस का घर है, इसीलिए मतलब उनके लिए ही वो रिजर्व रखे जाता है। तो वहाँ लोकल पीपल और किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं रखा जाता। सर्टेन सोसाइटीज़ रिवर अ पर्टिकुलर ट्री which they have preserved from time immemorial. The Mundas and the Santhal of Chota Nagpur region worship Mahua and Kadamba trees, and the tribal of Odisha and Bihar worship the tamarind, tamarind किसको, इमली, and the mango trees during weddings। तो मतलब आज भी ऐसा है कि हम क्या करते हैं, हम ट्रीज़ की पूजा करते हैं। तो बस वही है कि उन्होंने उनको रिजर्व करके रख रखा है कि ये हमारे वर्शिप प्लेसेस हैं, ये हमारे वर्शिप ट्रीज़ हैं जिनकी हमें पूजा करनी है। तो वो उनको काटने नहीं देते, खुद भी नहीं काटते, मतलब किसी तरह का कोई कोई इंटरफेरेंस वो नहीं करते हैं और उनका वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बैनियान ट्रीज़ आर कंसिडर्ड सेक्रेड। तो इसी तरह पीपल और बनियान ट्रीज़ हैं, बैनियान ट्रीज़ है, उनकी भी पूजा की जाती है। तो इस तरह से सबके अलग अलग वर्शिप ट्रीज़ होते हैं जिनकी वो वर्शिप करते हैं। वो उनको किसी भी तरह का वहाँ पर इंटरफेरेंस को वो बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं। तो ये बहुत हमारे आज भी हम अपनी वो कल्चर में आता है, उनकी पूजा करना, उनकी वर्शिप करना, उन ट्रीज़ की, प्लांट्स की। तो इस तरह से लोग कि आज भी किसी को वहाँ इंटरफेरेंस वो लोग नहीं करने लेते। Indian society comprises several cultures, each with its own set of traditional methods of conserving nature and its creations। तो हर लोगों का अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना अप्रोच है किस तरह से वो नेचर को कंजर्व करते हैं। Sacred qualities are often ascribed to springs, mountain peaks, plants and animal which are closely protected। और बस कई ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कई ऐसे उनके फीचर्स हैं जिस वजह से लोग उनकी वर्शिप करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, कुछ भी हो। यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मैक्यूज एंड लंगूर्स अराउंड मैनी टेम्पल्स। ये मैकेक्यूज़, ये वही लंगूर और जो ये बंदर और उनके होते हैं ना, ये तो कई टेम्पल्स के आसपास, क्योंकि मंदिरों के आसपास आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। तो ये भी उनका वही होता है कि वो वहाँ पर घूमते हैं, लेकिन वहाँ उनको कोई मारता नहीं है, वहाँ उनको खाने का भी दिया जाता है। और इस तरह से दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज़। तो लोग उनको इसी तरह कि भाई ये यहीं है, यहीं के हैं, और उनको टेम्पल डिवोटीज़ का पार्ट माना जाता है, उनको ऐसे मारा और नहीं जाता है। इन
and around Bishnoi village in Rajasthan, herd of black buck chinkara, nilgai and peacocks can be seen as an integral part of the community and nobody harms them. तो राजस्थान के बिश्नोई जो विलेज है वहाँ पर जो चिंकारा ब्लैक बग है, नील गाय है, पिकॉक्स है, वही हो गया कि उनकी भी क्या करते हैं लोग, उनको मतलब वो हमारे उनकी ही कम्युनिटी का पार्ट मांगते हैं कि ये हमारी ही कम्युनिटी का एक हिस्सा है, ना कोई इसको मारेगा, ना कोई इसको किसी तरह से टॉर्चर हार्म नहीं करेगा. द फेमस चिपको मूवमेंट, ये याद रखो, Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. तो चिपको मूवमेंट हुआ था डिफॉरेस्टेशन को बचाने के लिए. Attempts to revive the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are now widespread. तो बस वही हो रहा है कि नए नए किस तरह से कंजर्व किया जाए, कैसे नया इकोलॉजिकल फार्मिंग किया जाए, किस तरह से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन किया जाए, तो लोगों को बताया जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर आज ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगे तो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इस तरह आज के टाइम में अब न्यू किस तरह कंजर्वेशन मेथड्स करने हैं, किस तरह पानी को बचाना है, किस तरह प्लांट्स को बचाना है, किस तरह से एनिमल्स को बचाना है, तो बहुत सारे धीरे धीरे ये सारे प्रोग्राम्स को डेवलप किया जा रहा है. Farmers and citizens group like the Beej Bachao Andolan in Tehri and Navdanya have shown that adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. कि किस तरह से हम भी इन सब आंदोलन वही है, किस तरह से न्यू प्रोग्राम्स के थ्रू और किस तरह से नई नई चीज़ों के थ्रू टेक्निक्स को डेवलप करके हम विदाउट सिंथेटिक केमिकल्स, बिना केमिकल्स को यूज़ किए हम नेचर के थ्रू किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और हम बेनिफिट उठा सकते हैं. In India, Joint Forest Management (JFM) program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest. तो ये भी प्रोग्राम चल रहा है, इस मैनेजमेंट के थ्रू चल रहा है. द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास्ड द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. तो ओडिशा ने पास किया था कि हाँ सबको मिलकर काम करना चाहिए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, सब पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. कह रही हूँ ना, मतलब सबको मिलकर काम करना है, चाहे वो विलेजर्स हों, चाहे वो लोकल कम्युनिटी हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, सब मिलकर काम करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन कर सकते हैं. इन रिटर्न the members of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produces and the share in the timber harvested by successful protection. कि मतलब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स की वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को, ट्रीज़ को नहीं काटना है और आपको अच्छे से प्रोडक्शन भी कर लेना है, यूज़ भी कर लेना है. तो किस तरह से बहुत हमें प्रोग्राम्स को ध्यान में रखना पड़ेगा. The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management. जब तक localites, जब तक ये लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता. इसलिए ये खाली गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, ये खाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए नहीं है कि वही करेंगे. एज ह्यूमन बीइंग हमें भी सोचना पड़ेगा कि लोकल कम्युनिटीज़ को सोचना पड़ेगा कि हमारे बेनिफिट के लिए क्या, और सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा. But there is still a long way to go before local communities are at the center stage in decision making. Except only those economic and developmental activities that are people centric, environmental friendly and economical rewarding. तो हम खुद को ये सब सोचना है कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का यूज़ करें जिससे पीपल सेंट्रिक हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स, so we get more and more benefits. Now according to Gautama Buddha, the tree is a peculiar organism of unlimited kindness and benevolence and makes no demand for its
सस्टेनेंस। ठीक है, मतलब ट्री वो है जो डिमांड नहीं करता कि मुझे आपको खुद को उसके लिए बचाना है, वो आपको इतनी चीज़ें देता है, वो आपको फ्रूट्स देता है, फ्लावर्स देता है, सब देता है, तो आपको सोचना है उसके लिए। एंड एक्सटेंड्स generously the products of its life activity. It affords protection to all beings, offering shade even to the X-men who destroy it. कि मतलब जो उसको काटने जाता है वो उसको भी शेड देता है। तो यही कहने का मतलब है कि ट्री हमसे ये नहीं मांगता है कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ खर्चा करो, बट हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा। वो हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, बदले में हम उसको इतना कुछ नहीं देते हैं। बस आपको उसको क्या देना है, आपको उसको पानी देना है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, और उसके बदले में वो हमें फ्रूट्स देता है, फ्लावर्स देता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देता है, और इवन जो उसको कट करने जाता है ना, वो उसको शेड भी प्रोवाइड करता है। तो यही है कि अगर जब तक हम एज ह्यूमन बीइंग हम खुद नहीं सोचेंगे वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे कंजर्व करना है, तो इट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स ड्यूटी, कि ये हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन कैसे करना है, कंजर्व कैसे करना है, किस तरह से ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाएं ताकि एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म ना हो, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक इश्यूज़ भी सॉल्व हो सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भी जनरेट कर सके। ओके, सो द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। Okay, so I think the whole chapter is clear now, and then in our next class we will start the exercise of this chapter. Okay, thank you so much. Have a nice day all of you.